बड़े संयत स्वर में समीरा बोली, आगे ज़रूर बढ़ो नकुल, पर कहीं मैं फिर पीछे न छूट जाऊं। कैसी बातें करती हो, ऐसा भी कभी हो सकता है? कहकर नकुल ने उसकी कमर में हाथ डाला तो गहरी सांस लेकर समीरा ने करवट बदल ली। मीरा, नकुल के स्वर में अजीब अनुनय का भाव था। नहीं नकुल, आज नहीं। नकुल ने उसकी कमर से अपना हाथ खींच लिया और करवट लेकर सो गया। समीरा बेड की पाटी से चिपकी पड़ी थी, उसकी आंखें भीग आई थीं। दिल्ली से बुलावा आया तो नकुल को फिर जाना पड़ गया। उसके सामने दिक्कतें थीं। मिनिस्ट्री को वह किसी भी तरह आश्वस्त नहीं कर पा रहा था। कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके सारे तर्क एक ही बात कहकर टाल दिए जाते थे कि प्रशांत साहब ने पुराने बजट में बांध को पूरा करने की जिम्मेदारी ली थी, तो नकुल नए खर्चे क्यों गिना रहा है? आखिर मीटिंग में दीक्षित जी ने ही राय दी। मेरा ख्याल है कि एक्सपर्ट के रूप में प्रशांत वर्मा साहब को ही नियुक्त कर दिया जाए। उन्होंने ही प्रोजेक्ट को तैयार किया था, उनसे बेहतर राय कौन दे सकता है? नकुल ने कुछ नहीं कहा। मीटिंग के बाद वह बहुत उखड़ा हुआ महसूस कर रहा था। प्रोजेक्ट में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं रह गई थी। वह सोचता रहा और फिर उसने फ़ोन करके उन प्राइवेट फर्म वालों को होटल में ही बुला लिया जो उसे काम देने को तैयार थे। उनसे बातें करके थोड़ी राहत महसूस हुई। लगा आगे का रास्ता खुल रहा है। रात को उसने समीरा को फ़ोन किया। मीरा, उसने कहा, यहाँ की मीटिंग तो ख़त्म हो गई है, पर भरतपुर के पास उस प्राइवेट फर्म वालों को जगह मिली है फैक्ट्री लगाने के लिए। वे चाहते हैं कि मैं एक बार उस एरिया का सर्वे कर लूँ, सर्वे करके कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर दूँ। अगर उन्हें मेरा प्लान जँच गया तो उस जंगल से निकलकर हम शहर में आ जाएंगे और आगे के दरवाजे खुल जाएंगे। तुम कहो तो हो आऊँ? तो हो आओ, समीरा ने बेहद उदासी से उत्तर दिया। वहाँ से लौटो तो पढ़ने के लिए कुछ लेते आना, पत्रिकाएं, किताबें। ज़रूर लेता आऊँगा, पर देखो उदास मत होना, न ही अकेला महसूस करना। कोशिश करूँगी। और समीरा ने लाइन काट दी। नकुल को सर्वेक्षण के काम में 3 दिन लग गए। आश्वस्त और संतोष का भाव लिए 4 दिन बाद वह घर लौटा। पहुँचते ही समीरा ने सवाल किया, मेरे लिए किताबें लाए? नकुल को ध्यान ही नहीं रहा था। खिसियाना सा होकर बोला, ओह मीरा, इतनी भाग दौड़ रही कि एकदम भूल ही गया। पर चिंता मत करो, मैं आज ही फ़ोन किए देता हूँ, कोई न कोई आने वाला लेता आएगा। समीरा ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर वही क्रम चलने लगा। साइट, क्रेने, बुलडोजर। दिन में कभी ख्याल आ जाता तो नकुल समीरा को फ़ोन कर लेता। वही सवाल, क्या कर रही हो मीरा? वही जवाब, बैठी हूँ। फिर वही बात, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। और समीरा का एक ही शब्द, अच्छा। रात को नकुल थका मादा साइट से लौटता और मुंह हाथ धोकर सर्वे किए हुए एरिया की प्लानिंग करने बैठ जाता। बहुत देर हो जाती तो समीरा आकर कहती, चलो खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। नकुल उठता और सीधे खाने की मेज़ पर जा बैठता। खाने के दौरान कोई बात न होती। फिर मेज़ से उठकर नकुल प्लानिंग में जुट जाता। समीरा पास आकर खड़ी होती तो जैसे अपने आप ही नकुल कह उठता, बस यह प्लान एक बार अप्रूव हो जाए तो सारी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाएगा। समीरा की ऊब उबासी के रूप में व्यक्त होती और वह सोने चली जाती। कुछ दिन बाद ही तार आ गया कि प्रशांत साहब साइट पर आ रहे हैं। इंस्पेक्शन बंगले में उनके ठहरने का इंतज़ाम कर दिया गया। प्रशांत को सुबह सुबह ही आना था। डिप्टी साहब, ओवरसियर बाबू, खजांची बाबू इंतज़ार कर रहे थे। अर्दली भी खड़ा था, खानसामा भी, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन प्रशांत पहली बार यहाँ आया था। प्रशांत की कार को दूर से आता देख अर्दली भागकर नकुल के बंगले की ओर चला गया। प्रशांत की कार आकर बंगले में रुकी। प्रशांत उतरा, अकेला। सभी ने उसे नमस्कार किया। प्रशांत ने सबसे हाथ मिलाया।
सबके हाल चाल पूछे। तभी माली भी आकर खड़ा हो गया हाथ जोड़कर। कैसे हो माली? प्रशांत ने पूछा। ठीक हूँ सरकार। तुम्हारे पेड़ पौधे कैसे हैं? अमलतास का पेड़ लगाया था, वह फूलने लगा? अभी नहीं सरकार। और खजांची बाबू आप मज़े में तो हैं ना? हाँ सर, ठीक ही हूँ। प्रशांत बंगले के भीतर जाने लगा। उधर नकुल जूते पहन रहा था कि अर्दली ने खबर दी, साहब आ गए हैं। समीरा ने भी सुना। नकुल ने कहा, मीरा रुमाल देना। समीरा ने उसे रुमाल थमा दिया। नकुल चला गया। समीरा चुपचाप खड़ी रह गई। फिर धीरे धीरे उसने एक एक करके बंगले की हर खिड़की, हर दरवाजे को बंद करके जैसे अपने आप को उसमें कैद कर लिया। नकुल इंस्पेक्शन बंगले में पहुंचा तो प्रशांत ने लपक कर खुद ही हाथ मिलाया। हेलो, कैसे हो नकुल? ठीक हूँ प्रशांत साहब। क्या दिक्कत क्या है भाई? थर्ड फेज को लेकर प्रशांत सीधे काम की बात पर आ गया। कुछ परिवर्तन तो करने ही पड़ते हैं। सेकेंड फेज़ के मुताबिक अब ज़रूरी हो गया है कि पश्चिम पहाड़ियों के बीच के गैप को भी भरा जाए। वह एक्स्ट्रा वर्क है। नकुल ने स्थिति बता दी। प्रशांत गंभीर हो गया। सर, आप साइट पर चलकर ही जायज़ा ले लें तो बेहतर रहेगा, डिप्टी साहब ने कहा। तो प्रशांत ने फ़ौरन कहा, ठीक है, मैं 11 बजे आता हूँ। क्यों नकुल? ओके कहकर नकुल डिप्टी साहब की ओर मुखातिब हुआ। बोला, डिप्टी साहब, सारे चार्ट्स, फाइलें, ब्लूप्रिंट सब तैयार रहना चाहिए। कोई चीज़ छूटने ना पाए, ध्यान रखिएगा। जी, आप चिंता मत कीजिए, डिप्टी साहब ने कहा। अच्छा प्रशांत साहब, नकुल बोला, तो 11 बजे साइट पर ही मिलते हैं। यस, प्रशांत ने कहा। सब लोग चले गए। प्रशांत ने इंस्पेक्शन बंगले की सब खिड़कियां और दरवाजे एक एक करके खोल दिए। फिर उसकी नज़र सामने वाले अपने बंगले की ओर चली गई। वहां बरामदे में डिप्टी साहब की लड़की के छोटे से बच्चे को आया खिला रही थी। प्रशांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर गुम हो गई। दूसरे ही क्षण जाने क्या हुआ कि उसकी आंखों में पानी की पतली सी परत तैर आई। प्रशांत से मिलकर नकुल अपने बंगले में लौटा। तब तक समीरा ने रोकर अपनी घुटन को निकाल लिया था और सब दरवाजे खिड़कियां भी खोल दी थीं। नकुल आया तो समीरा सामान्य थी। वह बोला, अच्छा मीरा, मैं साइट पर जा रहा हूँ। समीरा ने बाहर देखा। धूप अभी से ही खासी तीखी हो उठी थी। छाता लेते जाओ, वह बोली। है ही कहाँ? है, मैं लेकर आती हूँ, कहकर समीरा भीतर गई और एक छाता निकाल लाई। छाता समीरा का था। देखते ही नकुल बोला, यह तो लेडीज़ है। तो क्या हुआ, छां तो देगा। नकुल ने बहस नहीं की, उसी छाते को लेकर साइट के लिए चल दिया। इंस्पेक्शन बंगले में जीप खड़ी थी। प्रशांत तैयार होकर निकला तो ड्राइवर ने सलाम ठोका, पर प्रशांत जीप की ओर नहीं बढ़ा। उसने ड्राइवर से कह दिया, ड्राइवर तुम चलो, मैं पैदल उतर आऊँगा। फिर वह ड्राइवर के जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही ढलान वाली पगडंडी से नीचे उतरने लगा। चलते चलते उसे उस पहली रात का ध्यान हो आया जो उसने यहाँ बिताई थी। सब कुछ वैसा ही था। वह ढलान, वह पेड़ जिसकी छाया को देखकर उसने कभी समीरा से कहा था, यह छाया हमारी है, पर आज सूरज की धूप से पड़ती छाया की शक्ल ही अलग थी। जाने क्यों प्रशांत का मन गुनगुनाने को हो आया, लेकिन पंक्ति जो होठों पर आई वह भावुकता भरी थी। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। गुनगुनाते हुए ही वह पगडंडी से उतर गया और फिर नकुल के बंगले के पास से गुजरते हुए समीरा को देखकर वह चौंक गया। उसे पता नहीं था नकुल डिप्टी के बंगले में ही रहता है। समीरा ने अचार के बर्तन धोकर सुखाने के लिए धूप में रखे थे। वह प्रशांत को देखकर संभली तो एक मर्तबान हिल गया। लुढ़कते हुए वह नीचे गया और एक पत्थर से टकराकर चूर चूर हो गया। समीरा सिर्फ उसका ढक्कन पकड़े खड़ी रह गई। प्रशांत भी एक पल के लिए ठिठका खड़ा रह गया। फिर कुछ सोचते हुए वह नीचे उतरने लगा। साइट पर पहुंचते ही प्रशांत काम में व्यस्त हो गया। नकुल और डिप्टी की मदद से मुआयने का काम चलने लगा।
ब्लूप्रिंट, फाइलें, सब कुछ साथ था। तरह तरह की पैमाइशें चल रही थीं। धूप बहुत थी। नकुल ने छाता अर्दली को थमा दिया था। वह कभी नकुल को छाया देता, कभी प्रशांत को। 2 बजे के करीब उन्हें होश आया कि खाना खा लेना चाहिए। खाना नकुल के घर से ही बनकर आया था। साइट के दफ्तर में ही अर्दली ने एक मेज़ पर खाना लगा दिया। टिफ़िन कैरियर बीच में रखा हुआ था, नैपकिन साथ थे। अर्दली ने प्लेटें लगा दीं। प्रशांत ने टिफ़िन कैरियर खोलने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे खाना उसके घर से आया हो और उसे ही परोसना चाहिए। नकुल ने भी उसी तरह हाथ बढ़ाया और दोनों सकुचा कर रह गए। आखिर स्थिति को संभाल कर नकुल ने अर्दली से कहा, रामदास, खाना परोस दो। अर्दली खाना परोसने लगा। साइट पर खाना चलता रहा। उधर बंगले में अपनी प्लेट में खाना परोसे समीरा टेलीफोन के पास चिपकी बैठी रही, जैसे कोई आवाज़ वह सुनना चाहती थी, कोई भी आवाज़। तभी एकाएक घंटी बजी। समीरा ने झपट कर रिसीवर उठाया और बोली, हेलो हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आई। फिर लाइन कट गई। समीरा ने खाने वाली प्लेट को परे सरका दिया और खामोश बैठ गई। कुछ देर बाद वह उठी और प्लेट को खाने समेत किचन में रख आई। धूप अब भी चिलचिला रही थी। समीरा बरामदे में चली गई। धूप में हर चीज़ पिघलती सी लग रही थी। कुछ क्षण वह गर्मी की उन लहरों को उठते हुए देखती रही जिन्हें देखा कम, महसूस ज़्यादा किया जाता है। फिर वह भीतर गई और पुरानी कई बार पढ़ी हुई पत्रिकाएं उठा लाई। बरामदे में पड़ी आराम कुर्सी पर बैठकर वह पत्रिकाओं के पन्ने उलटने लगी। तीसरे पहर के आसपास समीरा ने देखा प्रशांत उसी रास्ते से अकेला लौट रहा था। प्रशांत ने समीरा को देखा, समीरा ने प्रशांत को। प्रशांत ठिठक गया। समीरा अपना आंचल संभालने लगी। मेहदी की बाड़ के पास से गुजरते हुए प्रशांत ने फिर आंखें उठाकर देखा। आंखें मिली तो धीरे से बोल उठा, हेलो। समीरा भी धीरे से बोल उठी, हेलो, और प्रशांत आगे बढ़ गया। समीरा ने कुर्सी को धूप से सरकाकर छाया में कर लिया। फिर दोबारा बैठी तो पूरे वातावरण में जैसे कोई धीरे धीरे पुकार रहा था, हेलो हेलो हेलो। प्रशांत इंक्वायरी को लेकर आश्वस्त था। सब मुआयने हो चुके थे। 3rd फेज एकदम ठीक था। जैसा नकुल ने सोचा था वही हो सकता था। बजट बढ़ने से रोका नहीं जा सकता था और जो नए खर्च नकुल ने बताए थे वे भी वाजिब थे। साइट के दफ्तर में प्रशांत ने नकुल से कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है नकुल, तुम्हारी प्लानिंग में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मैं रिपोर्ट दे दूंगा। यही कहूँगा कि मैं भी होता तो 3rd फेज इन्हीं परिवर्तनों के साथ पूरा होता। सब ठीक ठाक है। नकुल के दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत साहब। ठीक है, अब मैं बंगले वापस जा रहा हूँ। काम तो ख़त्म हो ही गया, वापस चलने की तैयारी करनी होगी। जीप तैयार है, नकुल ने कहा। नहीं नकुल, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। दफ्तर के बाहर आया तो प्रशांत को लगा जैसे वह एक दायित्व से मुक्त हो गया है। शाम ढलने को थी। पूरी घाटी पिघले हुए पीतल के रंग की धूप में रंगी थी, पर गर्मी और उमस भी थी। वह धीरे धीरे पहाड़ी के ढलान पर चढ़ने लगा। वही रास्ता, वही प्रशांत था, फिर भी कहीं कुछ अपना नहीं था। कौन था जो उसके इंतज़ार में बैठा हो? कुछ चढ़ाई के कारण और कुछ ख्याल से ही प्रशांत थक सा गया। पर एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि थकान का एहसास क्षण भर के लिए कहीं खो गया। समीरा अपने बंगले के गेट से चिपकी खड़ी थी। वही सूना बरामदा, उसी तरह अकेली पड़ी खाली कुर्सी, गेट के पास खड़ी समीरा, वही इंतज़ार। पर नहीं, यह इंतज़ार उसके लिए नहीं था। प्रशांत की थकान फिर लौट आई, पर पास से गुजरते हुए वह रुक गया। होठों पर मुस्कान लाते हुए धीरे से बोला, कैसी हो? वैसी ही, समीरा ने कहा। इन 2 शब्दों के उत्तर ने ही प्रशांत को उधेड़ बुन में डाल दिया। क्या ज़िंदगी भी अपने को दोहराने लगती है?
बोला, मेरा यूँ रुक कर पूछ लेना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, अच्छा किया पूछ लिया। तुम ही पूछ सकते थे, और कौन पूछता? हाँ शायद। समी, मुझे हक तो नहीं था, पर तब समी क्यों कहा? मिसेज आर्य से बात करते। खैर छोड़ो, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, वैसा ही। प्रशांत ने घाटी में देखा। पीले पीतल के रंग की धूप अब तांबई हो उठी थी। समीरा पूछ रही थी, और कुछ नहीं सोचा? प्रशांत के चेहरे पर तांबई छाया घिर आई। जो सोचा था वही पूरा नहीं हुआ, तो और कुछ सोचकर क्या होता? सच? हाँ समी। दोनों खामोश हो गए। फिर प्रशांत ने ही कहा, अच्छा चलता हूँ। अच्छा। प्रशांत चला गया, सिर झुकाए अपने ही ख्यालों में गुम। समीरा ने गहरी सांस ली। प्रशांत की ओर से नज़र घुमाकर वह घाटी में फैले बांध को देखने लगी। सामने कैंची की शक्ल में कटी हुई नदी दूर तक लेटी हुई थी। इंस्पेक्शन बंगले तक पहुँचते पहुँचते प्रशांत को लगा, उसने समीरा से बात क्यों की, और अगर की तो अधूरी क्यों की? बंगले में पहुंचकर काफ़ी देर तक वह सोचता रहा। फिर रहा नहीं गया तो उसने फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजती रही। कुछ क्षण बाद समीरा की आवाज़ आई, हेलो समी, मैं प्रशांत। हाँ, समीरा की आवाज़ आई। समी, वहाँ रुककर बात करते अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए कहते कहते प्रशांत रुक गया। रुककर बात करने का मौका हमें कभी मिला ही नहीं। मिलता तो शायद। समीरा भी बीच में ही रुक गई। शायद क्या समी? कुछ नहीं प्रशांत, बात को अधूरा मत छोड़ो। देखो प्रशांत, औरत जब तक औरत रहती है अकेली नहीं छूटती। पत्नी होते ही अकेली होने की राह खुल जाती है। नहीं समी, आदमी अपना अकेलापन भी पत्नी को दे देता है, इसलिए वह दोहरी अकेली हो जाती है। मैं जानता हूँ, आज अगर मैं तुम्हारा प्रेमी बन पाऊँ तो न तो तुम अकेली रहोगी न मैं, पर सिर्फ प्रेम से ज़िंदगी बीतती नहीं, ज़िंदगी सहने से चलती है। आज जब मैं तुम्हारा न होना सहता हूँ तो जीता हूँ। सचमुच प्रशांत? फिर तुम प्रेमिका की तरह पूछने लगी। समी, मैं अब न तुम्हारा प्रेमी हूँ न पहला पति, मैं अब सिर्फ तीसरा आदमी हूँ। आज तुमने मुझे सचमुच मुक्त कर दिया, समीरा ने कहा। वह रुक गई, फिर बोली, लगता है नकुल आ गए हैं, और उसने लाइन काट दी। नकुल ही आया था। उसने समीरा को रिसीवर रखते देख लिया था, पर कुछ पूछा नहीं। समीरा प्रशांत से बात करके बहुत हल्का महसूस कर रही थी। बहुत दिनों के बाद वह सामान्य हो आई थी। नकुल से बोली, क्या बात है, इन दिनों तुम बहुत चुप हो? नकुल चुपचाप पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर परछाइयाँ थीं, अजीब सी अनाम परछाइयाँ। फिर वह बोला, पता नहीं मीरा, मन में क्या घुमड़ता रहता है। प्रशांत को देखता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तो मन अजीब तरह से परेशान हो जाता है कि क्या जो कुछ हो गया वही होना चाहिए था। तुम अब क्यों कुंठा की यह गांठ लिए परेशान हो नकुल? तुम्ही ने तो मुझे उबारा था। एक क्षण नकुल कुछ सोचता रहा, फिर जैसे कुछ तय करते हुए बोला, अच्छा सुनो, कल प्रशांत साहब जा रहे हैं, उन्हें खाने पर बुला लूँ? प्रशांत साहब नहीं, प्रशांत। और यूँ नकुल साहब अगर चाहें तो प्रशांत साहब को ज़रूर बुला लें। नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कह रही हूँ बुला लो, और बाकी सब लोगों को भी। अच्छा ठीक है। नकुल भी जैसे बहुत हल्का हो आया। चलो तुम उठ कर नहा लो, समीरा ने कहा। मैं चाय तैयार करती हूँ। नकुल जूते के तस्मे खोलने लगा। डिनर पर नकुल ने सबको बुला लिया, प्रशांत, डिप्टी, खजांची बाबू, ओवरसियर को। खाना चल रहा था और डिप्टी साहब मनोरंजन का सामान बने हुए थे। वे बता रहे थे कि कैसे इस जंगल की ज़िंदगी से बोर होकर उनकी पत्नी मायके चली गई है। खाने का कौर हाथ में थामे थामे वे बोले, वैसे भी उसने मेरे साथ सारा वक्त बोर होने में ही बिताया है। खजांची बाबू बोल उठे, पर डिप्टी बाबू, आपने भाभी को बोर होने का मौका ही कहाँ दिया? क्यों? जितने बच्चे आपने पैदा किए हैं
उससे उन्हें बोर होने की फुर्सत ही कहाँ मिली होगी। सब बेसाख्ता हंस पड़े। डिप्टी साहब चुपचाप खाना खाते रहे। उन्हें चुप देखकर खजांची बाबू कहने लगे, बात यह है डिप्टी साहब, शादीशुदा ज़िंदगी का मैथमेटिक्स बड़ा आसान है। मेम साहब को ही लीजिए, यहाँ आए इन्हें 4 बरस हुए। इन 4 बरसों में मेम साहब ने 2 बरस तो बरामदे में चहलकदमी करते गुजारे होंगे, कुछ 1000 मील तो चली ही होंगी। 8 महीने इस कमरे से उस कमरे में जाते, किचन में काम करते गुजर गए होंगे। अब बचा क्या, 1 साल 4 महीने। इन 1 साल 4 महीनों में से कुछ नहीं तो 10 महीने इंतज़ार करते हुए गुजारे होंगे। तो अब ज़िंदगी का हासिल सिर्फ 6 महीने। इन 6 महीनों के दुख सुख के क्षण 4 बरस में फैलकर कड़वे और मीठे जो भी हुए हों, बस कोई और दिन रहा होता तो खजांची बाबू के इस हिसाब किताब ने सबको सोच में गर्क कर दिया होता। पर इस वक्त यह बात भी हंसी में गुम हो गई। डिनर ख़त्म हो गया, पर लोग वहीं बैठे बातें करते रहे। सिर्फ प्रशांत और नकुल बाहर बरामदे में आ गए। नकुल खामोश था। फिर प्रशांत ही नकुल से बोला, नकुल, जो गलती मैंने की है उसे तुम न दोहराओ। यह हार जीत का मामला नहीं है, यह एक हकीकत है दोस्त। समीरा ने मुझे अपने कारणों से छोड़ा था, तुम्हारी वजह से नहीं। अब तुम्हें ऐसे कारण नहीं देने चाहिए, और न ही समीरा को कोई ऐसी वजहें देनी चाहिए कि तुम चल दो। मेरी गलती से तुम दोनों को, समीरा को और तुम्हें, सोचना चाहिए। एक आदमी की सफलता ही सब कुछ नहीं है। सफलता सबके साथ ही कारगर होती है। मेरी या तुम्हारी सफलता की कीमत समीरा चुकाए या कोई और औरत, बस यहीं से ज़िंदगी सूरज की तरह ऊपर चढ़ने लगती है, पर घर में शाम उतरने लगती है और फिर रात। छायाएं बहुत लंबी हो जाती हैं और अलग अलग। नकुल सोच रहा था, बोला कुछ नहीं, पर वह उबर आया था। दूसरा दिन प्रशांत जा रहा था। सूटकेस और दूसरी चीज़ें कार में रख दी गई थीं। फिर वह कार में जाकर बैठा तो देखा समीरा और नकुल आ रहे हैं। समीरा के हाथ में टिफ़िन कैरियर था। मुस्कुराकर बोला, अरे मैं बिना मिले नहीं जाता। हम भी आपको कैसे जाने देते, नकुल ने कहा। फिर समीरा के हाथ से टिफ़िन कैरियर लेकर प्रशांत की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह खाना है आपके रास्ते के लिए, और यह थर्मस, इसमें कॉफ़ी है, समीरा ने कहा, और दोनों ने टिफ़िन और थर्मस प्रशांत की कार की सीट पर रख दिए। तो अब मेरा हिसाब किताब बराबर। अच्छा नकुल, अच्छा समीरा, प्रशांत ने हाथ उठा दिया। साथ ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। नकुल और समीरा ने भी विदा करते हुए हाथ हिला दिए। प्रशांत की गाड़ी गेट से बाहर चली गई। गेट से निकलकर सड़क पर मुड़ते हुए प्रशांत ने एक बार फिर नकुल और समीरा की ओर देखा और दायां हाथ खिड़की से निकालकर अंतिम बार विदा ले ली। नकुल और समीरा के हाथ हवा में उठे रह गए। वे दोनों बुत बने से खड़े थे। फिर जैसे किसी एहसास से घिरकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने हाथ नीचे खींच लिए। दोनों की आंखें भीग आई थीं। नकुल ने धीरे से समीरा के कंधे पर हाथ रख दिया और उसे अपने साथ भींच लिया। समीरा, उसने कहा, नकुल कहकर वह उसके साथ सिमट गई और वे धीरे धीरे अपने बंगले की ओर लौटने लगे।